सरदार साहब, हम देख रहे हैं कि सी पैक के थ्रू इन्वेस्टमेंट तो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी हाल ही में ये बात भी आई कि जी पहली दफा पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 चीनी कंपनियां लगा रही हैं स्मार्टफोन्स का। ये पहला बाकायदा प्लांट होगा मेड इन पाकिस्तान। फिर दुनिया में हम बाहर भी भेज रहे होंगे स्मार्टफोन्स। तो अब और क्या क्या इस पाइपलाइन में होगा कि जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। आपकी हुकूमत पर, पीटीआई की हुकूमत पर सबसे बड़ा इल्जाम ही लग रहा है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो रोजगार देने के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी रूस का हम देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइन कराची से कसूर तक बिछाई जा रही है, वो मुआहदा हो गया। मजीद क्या किया जा रहा है कि बेरोजगारी का खात्मा और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो? बहुत शुक्रिया उसामा साहब, ये जो खबर आपने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से। देखिए, हमारी गवर्नमेंट जब से आई, पिछले 2 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे कि मोबाइल की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें आप ये देखते हैं कि मोबाइल कंपनियां हर 4-6 माह के बाद मॉडल चेंज कर लेती हैं और फिर इस मोबाइल की बाइंग में, चूँकि हमारे पास अगर आप देखें तो उनके जो सारिफीन हैं वो नए मोबाइल ख़रीदना भी चाहते हैं, यूज़ भी करते हैं जी। हमारा ये ख्याल था कि ये मोबाइल की मद में जितना पैसा आपका बाहर के मुल्कों में जाता है, तो क्यों ना कि ऐसा हो कि ये मोबाइल यहाँ पे बनने शुरू हो। ना सिर्फ हम अपनी मुल्क की ज़रूरियात पूरी करें, लेकिन यहाँ से हम मोबाइल को बाहर दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनियों के दरमियान माहिदा हो गया है और ये पहली इन्वेस्टमेंट होगी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की मद में यहाँ होने जा रही है। और जिसमें यह है कि ये मोबाइल ना सिर्फ हमारी अपनी मुल्क के अंदर बिकेंगे, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मोबाइल मेड इन पाकिस्तान मोबाइल बाहर भी जा सकेंगे। इसके साथ जो आपके सवाल का अगला जो हिस्सा है उसकी तरफ मैं आऊँ। आप ये देखिए कि रिसेंट जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर जब अभी बूम आया, जब हमारी एक्टिविटी शुरू हुई और हमारी जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने वापस कम बैक किया, तो इसके अंदर 2 लाख नई एम्प्लॉयमेंट्स पैदा हुई हैं। और फर्दर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले 4 से 5 साल के अंदर यही हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो वैल्यू एडिशन, अनफॉर्चुनेटली चूँकि माजी में वैल्यू एडिशन को इग्नोर किया गया और आपने ये देखा कि कई छोटे मुल्क जिनकी इकानमीज़ हमसे बहुत छोटी थी वो वैल्यू एडिशन करके बिलियन ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गए। हम ये समझते हैं कि हम इस वैल्यू एडिशन के थ्रू ना सिर्फ 50 से 60 लाख एम्प्लॉयमेंट सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर करवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ बिलियन ऑफ डॉलर की आपकी जो एक्सपोर्ट है, जो इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल रिलेवेंट, कुछ हम रॉ मटेरियल बाहर भेजते हैं, कुछ फिनिश भेजते हैं, जो 12 और 14 बिलियन के नज़दीक है, जिसको हमारा ये ख्याल है कि अगले 4 से 5 साल में सिर्फ जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको 25 से 30 बिलियन डॉलर के तक पहुंच जाना चाहिए कि हम इसकी एक्सपोर्ट जो है वैल्यू एडिशन के बाद हम करवाने में कामयाब होंगे। और ये 50 से 60 लाख नई एम्प्लॉयमेंट्स पैदा होंगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो बहुत सारे दूसरे शोबों के अंदर भी जी बताइए। जी अच्छा सरदार साहब, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि बाहर से इन्वेस्टर को मोटिवेट करे, वो पाकिस्तान आए, इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेटिक लिथार्जी है कि जो कवानीन आड़े आ जाते हैं कि जनाब ये कवानीन है, फाइलें कई दिन पड़ी रहती हैं और अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर जो है वो गवर्नमेंट एग्रीमेंट भी करती है, MOUs भी साइन करती है, लेकिन वो जो इन्वेस्ट होकर वापस चला जाता है। तो इसको कैसे आप दूर कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो है इन्वेस्टमेंट में वो तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है। जी सरदार जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारे पास इसका ये है कि जब बिजनेसमैन यहाँ पे कोई काम करना चाहता है या किसी जगह पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको एक रोलिंग स्टोन बना दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में, और उसका काम नहीं होता। और हम ये क्वेश्चन करते हैं कि जी ये देखिए कि जब आम आदमी या आम मार्केट या जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हमारी इंटरेक्शंस होती हैं या दूसरी बिज़नेस कम्युनिटी की जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ हमारी होती है, तो वो अक्सर ये कॉमन गिला करते हैं कि काम नहीं होता। और उसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जी ये कौन है जो ये काम नहीं करता, या कौन है जो इस काम की राह में बड़ी रुकावट है। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स है। इस वक्त हम पैरेलल इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट और अननेसेसरी NOCs हैं उनको किस तरह सस्पेंड किया जाए और कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया जाए। लेकिन जब तक ये होता, हमने अभी पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब की हदायत की रोशनी में एक तो 1 विंडो ऑपरेशन और दूसरा यह कि हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं कि लोगों की, चूँकि हमारा एक बड़ा प्रोविंस है, जो ग्रीवियंसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं।
एक तो जो हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी उसको हम वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे, डिजिटलाइज कर लेंगे कि लोगों को उसके लिए आके कोई फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी डिजिटलाइज हो। बट द सेम टाइम जो उनकी ग्रीवियंसेस हैं, अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा डिपार्टमेंट जो उनकी राह में रुकावट है, उनको अननेसेसरी तंग कर रहा है, उनके खामखा चलान कर रहा है, उनको NOCs नहीं दे रहा, तो उसकी वो कंप्लेन हमें दर्ज करा सकेंगे, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों पे शायद लेजिस्लेशन का जो है रिक्वायरमेंट भी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। तो ये NOCs और जो ब्यूरोक्रेटिक और जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला कल्चर था, वो अनफॉर्चुनेटली है भी अंग्रेज़ के बनाए हुए मॉडल कई जगहों पे हमारे लिए हैडल्स हैं। लेकिन उस सारे का एक पैरेलल प्रोसेस है। आपको जो इस वक्त हेल्दी बिजनेस एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसलिए कि हम लोगों के लिए 24 आवर अवेलेबल है। हम किसी को नहीं कहते कि आपने इस टाइम हमें क्यों अप्रोच किया, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप जो बड़ा अपने सूबे के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपके जो इश्यूज हैं, आपने इश्यूज हमारे हवाले ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल है इसको साइड पर रख दें। मैंने जो ब्यूरोक्रेट से बात करता हूँ, आप जो का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से आपका डायरेक्ट ताल्लुक है, सॉरी इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक है, बाहर से आप लोगों को खींच के यहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हैं कि जनाब ये जो नैब है यही हमें काम नहीं करने देती। और ये भी एक तासुर है कि जिस इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो नैब है, कि वो जनाब इरेगुलरिटी हो गई, कहीं पे रूल्स को बाईपास कर दिया, तो नैब जो है वो सभी को बुला के अपने पास बिठा लेती है। तो इसका भी कोई हल कर रहे हैं आप? देखिए, जो नैब के हवाले से मैंने माजी में भी यहाँ हमारे 90 शाहरा में हमने बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत दफ़ा बुला के हमने ये चीज़ की कि जी जो बिज़नेस रिलेटेड इश्यूज़ हैं आप हमें बताइए। अगर किसी वजह से कोई बिज़नेस कम्युनिटी डायरेक्ट हट हो रही है नैब की वजह से, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। लास्ट ईयर अगर आप ये देखें तो नैब ने फिर ख़ुद इसके अंदर एक प्रोएक्टिव रोल अदा किया, और हमारी फेडरेशन और बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ लीडर जो थे, कुछ 4-5 लोग हैं, जिन पे मुश्तमिल नैब ने एक कमेटी बना दी कि जी अगर बिज़नेस कम्युनिटी के कोई इश्यूज़ हैं तो ये कमेटी देखे, और वो कमेटी कम्युनिकेट कर सकती है विद नैब और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान। एज़ फार एज जो ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मेरा हाल एक मैं समझता हूँ कि वो एक हुज्जत वाली बात है, जस्ट आर्गूमेंट वाली बात है। हमें नहीं लगता, चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी को तो हमने डायरेक्ट किया नैब के साथ और वो इश्यूज़ रिजॉल्व होने शुरू हो गए। लेकिन अगर कोई खाम का काम ना करना चाहे कोई पब्लिक सर्वेंट, तो उसके पास 100 हुज्जतें हो सकती हैं, 100 आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी का लेजिटिमेट राइट काम करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि नैब के यहाँ या किसी एंटी करप्शन या किसी दूसरे इदारे के यहाँ वो क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप किसी को अननेसेसरी नैब इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। और जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कमेटी बनाई, और चेयरमैन नैब ने यह भी कहा कि आज तक उस कमेटी ने हमारे पास कोई ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई कि किसी बिजनेसमैन को नाजायज तंग किया जा रहा है। ये चेयरमैन नैब जो है वो कह चुके हैं कि हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं पहुंची, जो अभी आपने बताया। तो लिहाजा ये एक्सक्यूजेस जो नैब वाले हैं वो तो अब खत्म हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि $10 मिलियन जो है ये जो प्लांट 2 है स्मार्टफोन वाले ये लगा रही हैं। 7,300 एकड़ पर मुश्तमिल है जो इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स है फैसलाबाद की। और कौन कौन से बिजनेसेस जो है या सरमायाकारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिस तरह एशियाई तरक्याती बैंक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के हवाले से, सेहत आमा में भी वो भी इसमें आ रहा है। तो और कौन कौन से ऐसे मनसूबा जात है जो पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड पाकिस्तान में ला रहा है फॉरेन जो फंडिंग वाले या फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले? बिल्कुल असद खरल साहब, इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि देखिए ये जो एक तो जो आपने खुद ही बता दिया, मैंने खुद भी 90 शाहरा में जब एड्रेस किया था बिज़नेस कम्युनिटी को और प्रेस को, ये कहा था कि नैब के नाम पे आर्गूमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन कोई आज तक हमारे पास जेन्युइन कंप्लेन नहीं आई। और मैंने कहा था कि अगर जेन्युइन कंप्लेन होगी तो मैं खुद उसको नैब के साथ बैठ के रिजॉल्व करवाएंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी को कोई इशू न हो। और जब कमेटी बनी, चूँकि उसमें हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट शामिल थे, इफ्तिखार अली मलिक साहब जो गार्ड फिल्टर के ऑनर हैं, ये बड़ी पार्टियाँ उस कमेटी के अंदर शामिल हैं। फेडरेशन के प्रेसिडेंट अंजुम अंसार वो उसके अंदर शामिल थे। तो कोई ऐसा इशू ऐसा सामने नहीं आया कि जिसको हम समझें। M3 जो हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, ये बेसिकली देखिए ये हमारा प्रायोरिटी SEZ है। हमारी गवर्नमेंट ने, मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि पिछली गवर्नमेंटों ने 70 साल में हमारे मुल्क में सिर्फ 3 पंजाब के अंदर SEZs बनाई थी। उन 3 SEZs में से भी एक नॉन फंक्शनल थी और 2 फंक्शनल SEZs थी। हमारी गवर्नमेंट ने आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल इकनॉमिक जोन जो है वो 7 गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको वफाक के पास ले जाती है और वहाँ पे सीसीसी की कमेटी में प्राइम मिनिस्टर साहब इसको अप्रूव करते हैं। हम 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमने एक अपने इदारे के लिए और एक प्राइवेट सेक्टर में और 5 दूसरे जो हमने करवाए। ठीक है, ये जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है M3 वाला, ये हमारा CPEC का हिस्सा है और ये इसलिए हमारा प्रायोरिटी इकोनॉमिक जोन है। बट इसके साथ जो दूसरे माफी, मुझे ब्रेक लेनी है, जाते हैं ब्रेक के गुफ्तगू दोबारा शुरू करेंगे और खास तौर पे ये कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।